नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में एक अच्छा सिबिल स्कोर होना ज़रूरी है, क्योंकि सिबिल रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति की पूरी लोन हिस्ट्री बता देती है। उससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति ने कितने नंबर ऑफ लोन्स ले रखे हैं, कितनी अमाउंट के लोन लिए हैं और किस-किस प्रकार के लोन्स लिए हैं और उनका रीपेमेंट किस प्रकार से किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सिबिल रिपोर्ट को किस प्रकार से पढ़ें या समझें। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि एक सिबिल रिपोर्ट को किस प्रकार से पढ़ें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है, क्योंकि एक सिबिल रिपोर्ट में सिबिल स्कोर एक मुख्य रोल प्ले करता है जो यह डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति लोन लेने के लिए एलिजिबल है और कौन व्यक्ति लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि इसमें हम ये भी जानेंगे कि कौन सा सिबिल स्कोर अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है। तो दोस्तों सिबिल स्कोर को समझने के लिए हम इसे मुख्य रूप से 5 कैटेगरी में डिवाइड करके चलेंगे। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 के नंबर्स के बीच में वेरी करता है और क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं एक सिबिल स्कोर के ऊपर, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी देख सकते हैं। दोस्तों सिबिल स्कोर को समझने के लिए हम इसकी रेंज को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होती है 750 से 900 के बीच में सिबिल स्कोर। दोस्तों ये सिविल स्कोर रेंज एक्सीलेंट मानी जाती है, क्योंकि इस कैटेगरी के सिविल वाले व्यक्ति अपनी सभी ईएमआईज़ का ड्यू डेट पर पेमेंट करते हैं और उन्हें एक अच्छी रेट पर और आसानी से लोन अवेलेबल हो जाता है। सेकंड इसमें आती है 650 से 750 कैटेगरी। दोस्तों ये स्कोर भी अच्छा माना जाता है, परंतु इनके किसी लोन में कुछ एक ईएमआईज़ का ड्यू डेट के बाद में पेमेंट होता है, इसलिए इनका स्कोर थोड़ा-सा गिर जाता है। बाकी इन्हें भी एक अच्छा लोन मिल जाता है, रेट थोड़ा हायर हो सकता है। दोस्तों थर्ड कैटेगरी इसमें आती है 600 से 650 का सिबिल स्कोर रेंज। ये एक एवरेज स्कोर होता है। इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों द्वारा अपनी किस्तें समय पर भुगतान नहीं की जाती हैं। कुछ एक लोन में हो सकता है रिटर्न ऑफ या सेटल्ड भी मिल जाए और ज़्यादातर ईएमआईज़ का ड्यू डेट के बाद में पेमेंट होता है। दोस्तों फोर्थ कैटेगरी आती है 550 से 600। यह एक पुअर क्वालिटी का सिबिल स्कोर माना जाता है और इस कैटेगरी में लोन रिजेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस रेंज में आने वाले व्यक्ति अपने लोन्स का टाइमली रिपेमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोन को सेटल्ड करवाते हैं या राइट ऑफ होते हैं। और दोस्तों लास्ट कैटेगरी इसमें आती है 300 से 550 का सिबिल स्कोर रेंज। दोस्तों ये सबसे पुअर क्वालिटी का सिबिल स्कोर माना जाता है, क्योंकि इस कैटेगरी में आने वाले लोग अपने लोन्स का अधिकतर सेटलमेंट, शॉर्टफील्ड या रिटर्न ऑफ के नाम से मिलेंगे और ये अपनी ईएमआईज़ का भुगतान नहीं करते हैं और इनके लोन्स ज़्यादातर एनपीए कैटेगरी में चलते हैं, तो इन्हें लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों इन सब के अलावा भी एक सिबिल कैटेगरी होती है -1 स्कोर, जो यह दर्शाता है कि किसी भी कस्टमर या एप्लीकेंट ने आज तक किसी प्रकार की कोई लोन हिस्ट्री क्रिएट नहीं की है, कोई लोन। दोस्तों अब हम जानेंगे कि सिबिल रिपोर्ट को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसे 10 पॉइंट्स में डिवाइड करके चलेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कंज्यूमर सीआईआर। दोस्तों इसमें उस व्यक्ति का सिबिल निकालना है, उसका नाम, सिबिल जनरेटर की आईडी, सिबिल डेट, टाइम और सिबिल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कंट्रोल नंबर जिसे बोलते हैं। इसी से एक सिबिल की पहचान होती है कि किस सिबिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई सिबिल के लिए कोई क्वेरी भी रेज़ की जाती है, तो उसमें सिबिल का यह कंट्रोल नंबर ही उसका यूनिक नंबर होता है। दोस्तों सेकंड इसमें आता है कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन। तो कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन में जिस व्यक्ति का सिबिल जनरेट कर रहे हैं, उसका नाम, उसकी डीओबी और उसका सेक्स मेल, फीमेल, ये सभी डिटेल्स आती हैं इसमें। थर्ड होता है सिबिल स्कोर। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। तो सिबिल स्कोर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 की रेंज में चलता है और क्या-क्या इस पर इम्पैक्ट होते हैं, कैसे किस सिबिल स्कोर को हम अच्छा मान सकते हैं, किसको खराब मान सकते हैं, इन सभी का ज़िक्र हमने अभी किया है। दोस्तों सिबिल स्कोर के साथ ही सिबिल स्कोर फैक्टर्स भी दिखते हैं, जो हमें बताते हैं कि स्कोर क्यों कम या ज़्यादा है। इन पर भी हमें गौर करना चाहिए।
दोस्तों नेक्स्ट इसमें आता है क्रेडिट विजन वेरिएबल्स। दोस्तों किसी भी बैंक के लिए ये वे अतिरिक्त एनालिटिकल डाटा पॉइंट्स होते हैं जो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को गहराई से समझने के लिए सिबिल द्वारा दिए जाते हैं। इनमें आते हैं जैसे आपने कितने लोन लिए हैं, कितने एक्टिव हैं, ईएमआई समय पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, रिसेंट में कोई नया लोन लिया है, आपका क्रेडिट बिहेवियर किस प्रकार का है। तो ये सभी बिहेवियर्स इसमें आते हैं। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट इसमें होता है आइडेंटिफिकेशंस। तो आइडेंटिफिकेशंस में जिस व्यक्ति का सिबिल हम जनरेट कर रहे हैं उस व्यक्ति के पैन नंबर, उसकी वोटर आईडी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उसका परमानेंट एड्रेस, इन सभी की डिटेल इसमें दी हुई होती है। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी एप्लीकेंट या किसी कस्टमर के एड्रेस में या किसी आईडी में अगर यहाँ गलती है तो उसे तुरंत रेज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी की व्यक्ति की इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो वह दूसरे की इंफॉर्मेशन भी फेच हो सकती है यहाँ पे, और आपको जो सिविल में जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की आईडी फेच हो जाती है, मान लो किसी गलत व्यक्ति का पैन नंबर या आधार नंबर फेच हो रहा है, तो उससे आपको सिविल में उस व्यक्ति की डिटेल नहीं मिलेगी जिसकी आपने सर्च करी है। तो इसलिए हमें यह भी प्रॉपर चेक करना चाहिए कि जिस व्यक्ति की सिविल रिपोर्ट जनरेट की गई है उसकी ये आईडीज मैच हो रही है कि नहीं। दोस्तों नेक्स्ट इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर बैंक किसी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड करवाता है तो उसमें वह उस व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट भी डालकर भेजता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है या फिर अदर कोई जॉब है। और दोस्तों नेक्स्ट इसमें आता है समरी। तो समरी में हमें यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति के कितने लोन अकाउंट चल रहे हैं, हाई क्रेडिट और सैंक्शन अमाउंट क्या है, करंट पोज क्या बचा हुआ है सभी लोन्स का, ओवरड्यू है तो वो कितने अकाउंट्स में ओवरड्यू है, अकाउंट क्लोज कितने हैं, और ओल्डेस्ट या लेटेस्ट लोन है वो कब का लिया हुआ है। तो दोस्तों ये भी फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की क्या फाइनेंशियल पोजीशंस हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने रिसेंट में बहुत सारे लोन ले रखे हैं तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। और अगर किसी व्यक्ति की हाई क्रेडिट या सैंक्शन लिमिट उसकी वर्थ से बहुत ज़्यादा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह ओवर लीवरेज कस्टमर है, उससे अवॉइड करना चाहिए उस व्यक्ति को लोन देने से। दोस्तों नेक्स्ट डिटेल इसमें आती है अकाउंट डिटेल। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल होती है जिसके बेस पे हम किसी भी व्यक्ति की क्रेडिटेबिलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों सिविल स्कोर या अदर फैक्टर्स हो सकते हैं कि कस्टमर के फेवर में ना हो, परंतु अगर अकाउंट डिटेल में प्रॉपर कस्टमर के पास जस्टिफिकेशन है उसके लोन्स का, उसके रिपेमेंट्स का, तो ही हम उसकी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का सही अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अकाउंट डिटेल में कस्टमर के बारे में क्या-क्या डिटेलिंग होती है। दोस्तों इसमें आप कस्टमर के द्वारा लिए हुए सभी लोन ट्रैक्स पढ़ते हैं, जिसमें कस्टमर की निम्न प्रकार से डिटेल होती है। बैंक का नाम, अर्थात जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने लोन ले रखा है उसकी डिटेल इसमें होती है। अकाउंट ओपन डेट, अर्थात कोई भी लोन कब कस्टमर ने लिया है। सैंक्शन अमाउंट, अर्थात लोन कितने का सैंक्शन हुआ है। अकाउंट नंबर, उसके अकाउंट नंबर भी होते हैं। करंट बैलेंस, अर्थात उसका क्या करंट में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, उसकी डिटेल भी कस्टमर के अकाउंट डिटेल में आती है। दोस्तों अकाउंट डिटेल में प्रत्येक लोन का एक सेपरेट अकाउंट डिटेल होता है, सिविल फॉर्मेट में देख पा रहे हैं। अकाउंट टाइप, दोस्तों इसमें अकाउंट टाइप भी होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति ने किस प्रकार का लोन लिया है, अर्थात बिजनेस लोन है, कोई एचएल है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई गोल्ड लोन है, कॉमर्शियल व्हीकल लोन है या कोई ऑटो लोन है। तो इस तरीके की डिटेलिंग भी उसके अकाउंट डिटेल में आती है। और पेमेंट स्टार्ट डेट, अर्थात कस्टमर ने रीपेमेंट कब स्टार्ट किया था इसका, यह डिटेलिंग भी इसमें होती है। ईएमआई का अमाउंट, कितने रुपए की ईएमआई आ रही है, ईएमआई का
लोन की ओनरशिप अर्थात लोन सेल्फ कैपेसिटी में लिया हुआ है, इंडिविजुअल कैपेसिटी का लोन है। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखना होता है हमें कि कोई भी लोन अगर सेल्फ या इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो वो कस्टमर का हम खुद का मानकर चलते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि जॉइंट कैपेसिटी में लोन हो या कोई गारंटर कैपेसिटी में लोन हो। तो दोस्तों पॉसिबल है कि जॉइंट कैपेसिटी में लोन भी उसकी किसी फैमिली मेंबर के नाम से हो, तो हमें यह भी देखना होता है कि वो फैमिली मेंबर कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि लोन की एलिजिबिलिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कितने फैमिली मेंबर कस्टमर पर डिपेंड है। तो उसकी ऑब्लिगेशंस का अनुमान लगाने के लिए हमें यह भी देखना होता है कि लोन की किस कैपेसिटी में लिया हुआ है, इंडिविजुअल है, जॉइंट है, और अगर गारंटर कैपेसिटी में है तो वह किसकी गारंटी दी हुई है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ये होता है कि गारंटी में लोन बाउंसिंग्स में होते हैं, तो कस्टमर का कहना होता है कि हमने किसी और की गारंटी दे रखी है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि वह किसकी गारंटी दी हुई है, अर्थात किसी अपनी फर्म की ही तो गारंटी नहीं दी हुई है। तो यह भी चेक करना ज़रूरी है कि लोन किस कैपेसिटी में लिया हुआ है। ईएमआई का रिपेमेंट किस प्रकार से, अर्थात ईएमआई मंथली है, क्वार्टरली है, वीकली है या डेली बेसिस पे है। कोलेट्रल अर्थात कोलेट्रल एग्रीकल्चर कोलेट्रल है, कोई रेजिडेंशियल कोलेट्रल है, कोई कॉमर्शियल कोलेट्रल है। कौन सी प्रकार की प्रॉपर्टी कस्टमर ने ऑफर कर रखी है उस बैंक या एनबीएफसी में। नेक्स्ट इसमें है कि लास्ट पेमेंट डेट, अर्थात कस्टमर ने लास्ट ईएमआई कब पेड करी है। रिपेमेंट टेन्योर, अर्थात लोन का टेन्योर कितना है, लोन कितनी अवधि के लिए लिया हुआ है। हो सकता है यह 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है। दोस्तों अकाउंट डिटेल में एक और आखिरी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंट स्टेटस, जिसमें हो सकता है अकाउंट स्टेटस एक्टिव हो, क्लोज हो, शॉर्ट फील्ड, राइट ऑफ या सेटल्ड हो सकता है। दोस्तों एक्टिव अकाउंट स्टेटस का मतलब होता है कि कस्टमर का वो लोन अभी रनिंग में है, चल रहा है। और क्लोज स्टेटस का मतलब होता है कि वो लोन कस्टमर का क्लोज हो चुका है। और सेटल्ड का मतलब होता है कि कस्टमर ने वो लोन बैंक या एनबीएफसी से किसी एक रीजनेबल अमाउंट पर सेटल करवाया है, अर्थात उसने पूरा पेमेंट नहीं किया उसका। और शूट फील्ड का मतलब होता है दोस्तों कि बैंक ने उस एप्लीकेंट पर अपने पेमेंट के लिए कोई कोर्ट केस डाल रखा है, तो उस कैटेगरी में, तो उस सिचुएशन में एप्लीकेंट का जो अकाउंट स्टेटस है वो शूट फील्ड बोलेगा। दोस्तों शूट फील्ड अकाउंट एक डेरोगेटरी रिमार्क होता है किसी भी कस्टमर के लिए, तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा हो सकता है एक रिटर्न ऑफ के नाम से भी एंट्री हो सकती है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि बैंक ने वो लोन अपने असेट से, अपने प्रोविजन से राइट ऑफ किया है, अर्थात उसके ऑडिटर्स ने यह आइडेंटिफाई किया था कि इस लोन का रिपेमेंट अब नहीं मिल सकता है, तो उसका स्टेटस इसमें रिटर्न ऑफ के नाम से आता है। ये भी दोस्तों एक डेरोगेटरी रिमार्क होता है किसी भी कस्टमर के लिए। दोस्तों अब बात आती है कि लोन ट्रैक को किस प्रकार से पढ़ें, जो कि अकाउंट डिटेल का ही पार्ट है। दोस्तों लोन ट्रैक में हमें इस प्रकार से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे अगर 00 हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि कस्टमर जो ईएमआई पे कर रहा है वो रेगुलर पेमेंट है, ड्यू डेट को ही पेमेंट हो रहा है। इसके अलावा बहुत बार हमें XXX इस प्रकार से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि सिबिल के पास बैंक से कोई डाटा नहीं आया है, अर्थात सिबिल के पास इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि ईएमआई कब पेड हुई है। और दोस्तों अगर नंबर्स में हमारे पास वहाँ पे आ रहे हैं 2, 5, 10, 15, 20 जो भी डेज में नंबर्स आते हैं, तो ये इसका मतलब होता है कि कस्टमर ने इतने दिन अपनी ईएमआई डिले की है ड्यू डेट से, तो मतलब वह रीपेमेंट में रेगुलर नहीं है। दोस्तों इसके अलावा हमें SMA 0, SMA 1 या SMA 2 इस प्रकार से भी मिल सकती है इंफॉर्मेशन। तो SMA 0 का मतलब होता है कि ईएमआई 1 दिन से लेकर 30 दिन के पीरियड में बाउंसिंग है, अर्थात कस्टमर फ्रेश बकेट में चल रहा है, कंटिन्यू वह 30 दिन तक की ईएमआई डिले कर रहा है। SMA 1 का मतलब होता है कि ईएमआई 31 से लेकर 60 डेज के बीच में
डिले चल रही है, अर्थात हो सकता है वह 31 दिन डिले चल रही हो, 40 दिन चल रही हो, 50 दिन या 60 दिन तक के बीच में इतनी डिले पेमेंट हो रही है किसी भी ईएमआई का। और नेक्स्ट इसमें होता है SMA-2। दोस्तों SMA-2 का मतलब होता है कस्टमर पोर्ट एनपीए में चल रहा है, अर्थात उसकी जो ईएमआई है उसका रिपेमेंट 61 डेज से लेकर 90 डेज के बीच में हो रहा है। तो ये एक रिस्की कस्टमर भी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर वह इस ईएमआई का पेमेंट नहीं करता है तो वो कस्टमर डायरेक्ट एनपीए में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा हमें मिल सकता है कि एसयूबी अर्थात सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो कस्टमर बैंक के लिए एनपीए है और वो अपनी ईएमआई का रीपेमेंट 90 दिन से ऊपर के पीरियड में कर रहा है। इसके अलावा हमें मिल सकता है कि एसटीडी अर्थात कस्टमर अपनी ईएमआई का रीपेमेंट 1 दिन से लेकर 90 दिन के पीरियड के भीतर भीतर कर रहा है, अर्थात वह डेलिक्वेंट कस्टमर है बैंक के लिए जो अपनी ईएमआई का इरेगुलर पेमेंट रखता है। और दोस्तों इसके अलावा हमें एलएसएस का मतलब होता है लॉस असेट्स। जो असेट्स बैंक के ऑडिटर्स ने ये आइडेंटिफाई कर ली है कि इनका रीपेमेंट नहीं किया जा सकता है कस्टमर द्वारा या उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो ये मान करके उसे राइट ऑफ कर देता है कि इनका रीपेमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उनको लॉस असेट्स दिखाता है। तो वो ईएमआईज एलएसएस के नाम से आती है इसमें। दोस्तों लास्ट इसमें होता है इंक्वायरी सेक्शन। तो दोस्तों इंक्वायरीज हमें बताती है कि कस्टमर जब भी किसी लोन के लिए आवेदन करता है तो उसकी इंक्वायरीज यहाँ पर रेज हो जाती है। तो दोस्तों इसमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई कस्टमर अगर बार बार लोन के लिए आवेदन कर रहा है, अर्थात उसकी इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है, तो हो सकता है कि उस कस्टमर के पास या तो कोई फाइनेंशियली स्टक है, उसका पेमेंट कहीं फंसा हुआ है, या उसे फाइनेंस की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है, इसलिए वह बार बार लोन के लिए आवेदन कर रहा है। तो यह भी एक नेगेटिव रिमार्क होता है किसी भी कस्टमर के लिए, बार बार लोन के लिए आवेदन करना। दोस्तों उम्मीद है वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम एक सिविल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि कोई भी कस्टमर लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। और दोस्तों सिविल के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस कस्टमर को लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसमें हो सकता है किसी कस्टमर की प्रोफाइल भी हो, किसी कस्टमर का बैकग्राउंड रेफरेंस, मार्केट रेफरेंस और उसके क्लाइंट्स की डिटेल्स और साथ में उसकी ऑफर करी हुई कोलेट्रल। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें सिबिल रिपोर्ट एक मुख्य फैक्टर होता है किसी भी कस्टमर की लोन एलिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम।